टॉपिक कनेक्शन में फोकस करेंगे हमारे आज के मैनेजमेंट पर और आज बात होने वाली है हमारे देश की एक सबसे वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट कंपनीज के मैनेजमेंट से 160 साल से पुरानी ये कंपनी है। हम बात कर रहे हैं ग्रीव्स कॉटन की। मैनेजमेंट से हम बात करेंगे दिसंबर तिमाही के नतीजों पर, ईवी बिक्री के आउटलुक पर, आगे की योजनाओं पर। हमारे साथ कंपनी के ग्रुप CFO दलपत जैन साहब जुड़ रहे हैं। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका 18 Now स्वदेश पर। इससे पहले कि मैं पहला सवाल आपसे करूं, हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए एक आइडिया दे देते हैं कि ग्रीव्स कॉटन आखिरकार करती क्या है। तो ग्रीव्स कॉटन जो है वो, जैसा हमने आपको बताया, 160 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है। गाड़ियों के इंजन बनाती है ये कंपनी और CNG, पेट्रोल, डीजल इंजन बनाने की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कंपनियों में से एक। जनरेटर सेट और ई-मोबिलिटी भी बनाती है। खेती के लिए भी उपकरण ये कंपनी बनाती है। देश भर में इसके 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और 6,500 के आसपास डीलर्स हैं। काफ़ी बड़ा बिजनेस और काफ़ी पुरानी कंपनी। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत 18 Now स्वदेश पर आपका। नतीजे आपके हमने देखे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पिछली तिमाही में कुछ आपकी आय पर भी कुछ दबाव दिखाई दिया है, करीब करीब 2% के आसपास डाउन ये दिखी है, लेकिन मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, मार्जिन बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मेरा सवाल यहाँ पर सबसे पहले ये है कि जो ऑटो स्पेस है उसमें हमने देखा कि कुछ दबाव देखने को मिला है। आपका जो ऑटो इंजन सेगमेंट है वहाँ पर किस तरह के का आउटलुक आप वहाँ देख रहे हैं? आपको लगता है कि जल्दी ही इम्प्रूवमेंट होना चाहिए आने वाले समय में उस सेगमेंट में? अगर आप ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे एक ट्रांजिशन हो रहा है, राइट। फॉसिल फ्यूल से अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल और द अल्टरनेट फ्यूल व्हीकल्स में बढ़ोतरी हो रही है। जैसा आपने सही कहा, ग्रीव्स का मेन बिजनेस ऑटो डीजल इंजन था और करीब 4 साल पहले कंपनी ने एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया एंड वी मूव्ड इनटू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड वी आल्सो इंक्रीज्ड आवर प्रेजेंस इन नॉन ऑटो एप्लीकेशंस इन द रिटेल स्पेस। सो थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स में जो हमने देखा, बेसिकली जो ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी कंपनी ने अडॉप्ट की थी उसके रिजल्ट्स दिख रहे हैं। ई मोबिलिटी से काफी ग्रोथ है, नॉन ऑटो में ग्रोथ है, रिटेल में ग्रोथ है, ऑटो इंजन में इट हैज क्वाइट बॉटम्ड आउट राइट नाउ। और अभी यहाँ से हम जो ट्रेंड्स देख रहे हैं बेस्ड ऑन दिसंबर, जनवरी, फरवरी के जो 3 व्हीलर व्हीकल्स का सेल्स हुआ है, वहां पे अभी काफी अच्छा खासा अगेन रिकवरी दिख रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड ऑटो इंजन में भी वापस इंक्रीज होगा। एज ए कंपनी हमने भी अपना नया CNG प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो उसकी वजह से डीजल पे फुल जो डिपेंडेंस था वो भी रिड्यूस होकर CNG का भी सेल्स आने की संभावना है आगे से। बिल्कुल, जाहिर तौर पर समय के साथ कंपनी भी बदल रही है। जैन साहब, यहाँ पर आपने ई मोबिलिटी की बात की और मैं सवाल वही पूछना चाहूँगा अगला आपसे। किस तरह के वॉल्यूम ग्रोथ आपने देखे हैं बिजनेस में, ई मोबिलिटी सेगमेंट में, और अगली तिमाही के लिए या अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए किस तरह का आप आउटलुक दे सकते हैं ग्रोथ का उस सेगमेंट में? तो अगर हम लोग ई मोबिलिटी की बात करें तो थर्ड क्वार्टर में रेवेन्यू में 237% की ग्रोथ है कंपेयर टू लास्ट ईयर थर्ड क्वार्टर। Volumes we did around 22,000 compared to close to 8,000 in the last year's third quarter. So करीब 3 गुना का वॉल्यूम सेल्स हुआ है और यहाँ से जो क्वार्टरली रन रेट है वो इंप्रूव होते हुए दिख रहा है एज वी गो फॉरवर्ड। हम लोग फॉरवर्ड गाइडेंस देते नहीं है, बट व्हाट आई कैन सी फ्रॉम द ट्रेंड्स, द ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ इज लुकिंग स्ट्रांग एंड एटलीस्ट द थर्ड क्वार्टर्स रन रेट इज लुकिंग लाइक गेटिंग मेंटेन्ड एंड इट्स इंप्रूविंग फ्रॉम हियर ऑन। ओके, मार्जिन्स पर जो प्रेशर है वो कब तक ईज आउट होता दिखेगा? आपको लगता है कि जल्दी ही नॉर्मल लेवल पर आ जाएंगी मार्जिन्स आपकी? ये जो मार्जिन में एक ट्रांजिशन है, जो ऑटो इंजन बिजनेस था जिसमें मेन प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन और मेन रेवेन्यू कंपनी का अर्न होता था, वहां से अभी कंपनी का रेवेन्यू ई मोबिलिटी से आ रहा है, कंपनी का रेवेन्यू नॉन ऑटो एप्लीकेशन से आ रहा है और रिटेल से आ रहा है, जहाँ पे ई मोबिलिटी अभी भी इन्वेस्टमेंट फेज में है एंड मे बी अगले साल 2 साल तक कंपनी का फोकस रहेगा उसका रेवेन्यू इंप्रूव करने का, मार्केट शेयर मेंटेन करने का। But good thing what we are seeing is losses in the e-mobility business have reduced significantly. In the third quarter, EBITDA loss was close to break even, and that's a positive thing as we go forward. So hopefully यहाँ से margin और profit में improvement होगा, overall margins बढ़ेंगे जैसे आपने थर्ड क्वार्टर में भी देखा, compared to सेकंड क्वार्टर margin improve, वो momentum continue करेगी कंपनी। करेक्ट। दो बड़ी स्पेस जहां की हम चर्चा कर रहे हैं और आपने भी कहा कि आप फोकस कर रही है आपकी कंपनी ई मोबिलिटी और CNG नया बिजनेस जो है, जाहिर तौर पर इसके लिए आपको कैपेसिटी को स्केल अप करना पड़ेगा, शायद नए प्लांट लगाने पड़े। किस तरह की कैपेक्स के प्लान्स हैं आपके आने वाले समय में और इनसे रेवेन्यू कब तक जनरेट होने की उम्मीद है?
ई मोबिलिटी के केस में हमने अपना, जैसे आपने लास्ट क्वार्टर में हमने अनाउंस किया, हमने रानीपेट में ई मोबिलिटी के लिए एक मेगा साइट ऑलरेडी लॉन्च की है, एंड द साइट हैज 120,000 पर एनम कैपेसिटी फॉर टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग। जो हम लोग जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी उस 120,000 कैपेसिटी को 240 लेके जाएंगे, 250,000 तक लेके जाएंगे। और ओवरऑल प्लांट का जो पूरा 35 एकड़ का प्लांट है, वहाँ पे कैपेसिटी हम लोग 1 मिलियन यूनिट तक फर्स्ट फेज में लेके जा सकते हैं। द ब्रिक्स एंड मॉर्टर इज ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड, और सेकंड फेज में उसको 2 मिलियन तक भी एक्सपेंड किया जा सकता है। तो जहां तक आपका क्वेश्चन है अबाउट द कैपेसिटी एक्सपेंशन, 120,000 की कैपेसिटी रानीपेट प्लांट से ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, और वहां से 250 विल बी द नेक्स्ट फेज इन टू व्हीलर। सीएनजी इंजन के लिए हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स औरंगाबाद में हैं, और वहाँ पे दे हैव इनफ ऑफ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डिमांड व्हिच वी विल हैव इन सीएनजी इंजन्स। ओके, किसी तरह के ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटीज आपके आपके रेडार पर हैं फिलहाल? वो कंपनी, जहां तक अगर आप देखेंगे लास्ट 3 साल में हमने 4 इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन और एक्चुअली एक्विजिशन या शेयर सब्सक्रिप्शंस किए हैं। तो कंपनी अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को एनहांस करने के लिए दोनों टाइप के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान दे रही है। जहां तक आपका पहला क्वेश्चन था इन टर्म्स ऑफ कैपेक्स, ईयरली वी इनकर एनीवेयर बिटवीन 40 to 50 crore of maintenance capex in our core business. And for e-mobility, we had announced investment of 700 crore over a period of 10 years. So company is focusing, and we will be investing in according to those plans. ओके, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा जैन साहब आपसे, और वो है आपके मार्केट शेयर को लेकर। इस समय जो पूरी इंडस्ट्री है उसमें ग्रीव्स कॉटन का मार्केट शेयर करंटली कहाँ स्टैंड करता है? पास्ट के मुकाबले किस तरह की आपने ग्रोथ या डी ग्रोथ देखी है, और क्या कंपनी का एम्बिशन है अब, कैसे मार्केट ग्रोथ को आगे बढ़ाया जाएगा? अगर मार्केट शेयर में हम लोग अपने कोर इंजन बिजनेस की बात करते हैं, तो वहाँ पे कंपनी हैज एनीवेयर बिटवीन 65 to 70% मार्केट शेयर इन दी फॉसिल फ्यूल सेगमेंट, एंड वो मेंटेन कर रही है। ई मोबिलिटी में हम टॉप 3 में हैं। हमारा मार्केट शेयर बिटवीन 14 to 16%, अगर आप वहाँ डेटा पे बेसिस पे नंबर्स देखें तो एनीवेयर बिटवीन 14 to 16% है। कंपनी का फोकस रहेगा टू रिमेन इन द टॉप 3 इन द ई मोबिलिटी सेगमेंट, एंड हमारी लीडरशिप पोजीशन जो इंजन बिजनेस में है दैट वी विल कंटिन्यू। बहुत बहुत शुक्रिया दलपत जैन जी, आज समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कंपनी के बारे में चर्चा करने के लिए। ग्रीव्स कॉटन के ग्रुप सीएफओ दलपत जैन साहब बताते हुए किस तरह के नतीजे रहे और आने वाले समय में कैसे कंपनी ग्रोथ करेगी। यहाँ पर कंपनी ने जो ट्रेडिशनल डीजल इंजन जो बनाती हैं वहाँ से थोड़ा सा पिछले कुछ समय से ही इनफैक्ट रुख अपना चेंज किया है। अब ई मोबिलिटी पर फोकस है। जिस तरह से पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं और जिस तरह से डिमांड चेंज हो रही है, ई मोबिलिटी पर फोकस है। सीएनजी की तरफ उनका फोकस बढ़ रहा है धीरे धीरे, और रानीपेट में जो प्लांट शुरू किया है वहाँ पर से भी अच्छे रेवेन्यूज़ आने की उम्मीद की जा रही है। ग्रीव्स कॉटन बाज़ार में, लेकिन वो तो स्थिति इस समय पूरे मार्केट की ऐसी ही है कि एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो दबाव में स्टॉक ज़रूर दिखाई दे रहा है। इस पर हम एक्सपर्ट का नज़रिया ज़रूर लेकर आएंगे आपके लिए। फिर मयूरेश जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इनफैक्ट कार्यक्रम में, उनसे पूछ लेते हैं कि ग्रीव्स कॉटन पर क्या उनका नज़रिया है। मयूरेश, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैनेजमेंट से बात हुई अभी हमारी ग्रीव्स कॉटन के, और यहाँ से 65 to 70% मार्केट शेयर रखने की उम्मीद वो कर रहे हैं, और ई मोबिलिटी और सीएनजी पर अब फोकस है डीजल और पेट्रोल इंजन से आगे बढ़कर। ये सारे डेवलपमेंट्स को देखते हुए आपको लगता है कि ग्रीव्स कॉटन पोर्टफोलियो में रखने लायक शेयर है? वेरी गुड आफ्टरनून। तो दो चीजें, एक आई थिंक जो ई मोबिलिटी की तरफ नए इनिशिएटिव कंपनी ने पिछले कई क्वार्टर से आई थिंक दिए हैं, दैट स्टेप इज नाउ रीपिंग बेनिफिट्स। तो उसकी जो नई प्लांट है रानीपत में, आई थिंक इसका एक ट्रैक्शन बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। दूसरा आई थिंक जो हाई स्पीड सेगमेंट है वहां से आई थिंक एक अच्छी डिमांड आने की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। That also becomes very very attractive from cash flow perspective, बदले कहीं कमाई होती। तीसरा आई थिंक जो इनका एम्पियर का पूरा 100% स्टेक ग्रीव्स कॉटन के पास है, तो मुझे लगता है आई थिंक जो नेट सेल्स की वृद्धि हो सकती है अलॉन्ग विद एक्सपेक्टेशन जो आप मान के चला सकते हैं कि जो 7-7.5% EBITDA मार्जिन है ये शायद 9-10% के आसपास रहे,
और पैट में एक जबरदस्त इजाफा देखने मिलेगा। थ्री व्हीलर साइड ऑफ सेगमेंट जहाँ पे ई रिक्शा और आई थिंक जो ये नए नए एक्विजिशन यहाँ पे कर रहे हैं, एक लास्ट माइल मोबिलिटी जिसे हम कहते हैं, इससे आई थिंक एक बहुत बड़ा सहारा मिल सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक चिप शॉर्टेजेस सारे इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक ग्रीव्स कॉटन इज नॉट एन एग्जाम्पल और एन एक्सेप्शन इज वेल। तो कहीं ना कहीं आई थिंक डिमांड रिमेन स्ट्रॉन्ग दोनों सेगमेंट के लिए, हाई स्पीड, लो स्पीड, थ्री व्हीलर, ई मोबिलिटी, मार्जिन इंप्रूवमेंट और जो सप्लाई चेन प्रेशर है चिप को लेकर जैसे रिजॉल्व होते जाएंगे, मुझे लगता है मार्केट शेयर गेन अलॉन्ग विद मार्जिन एक्सपेंशन तो जिनके पास है बिल्कुल। करेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया मयूरेश, समय निकालकर हमसे आज बात करने के लिए। मयूरेश जोशी बताते हुए कि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर ग्रीव्स कॉटन के फेवर में जाते हैं और इसीलिए इस स्टॉक को भी देखा जा सकता है। नज़रिया कुछ लंबी नज़र